Hello, dear aspirants. Welcome back to my YouTube channel Exam Made Easy with Sanjeev. Dear aspirants, आज हम देखेंगे LT ग्रेट मेंस में एक ऐसे पोएट, एक ऐसे इंडियन पोएट, प्लेराइट, एडिटर, आर्ट क्रिटिक के बारे में जिनकी पोएम्स में बहुत सारी चीज़ों की ब्लेंडिंग है, लाइक मॉडर्निटी, रियलिज्म, जेंटल आयरनी भी देखने को मिलती है। रैशनैलिटी इनकी पोएम्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और शायद यही कारण है कि इन्हें मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री का फादर फिगर भी कहा जाता है और ही वाज अवार्डेड साहित्य अकेडमी इन 1983 and got Padma Shri in 1988, and he belongs to Mumbai's Marathi speaking Jewish community known as Ben Israel. So this is his basic information and basic introduction. तो जाहिर सी बात है मैं बात कर रहा हूँ निसीम इज़ेकियल की, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर इंडियन इंग्लिश पोइट्री के। निसीम इज़ेकियल 1924 टू 2004 ये इनका लाइफ स्पैन रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं इनके बारे में। जैसा कि मैं हमेशा भी अपनी वीडियोस में किसी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करने से पहले उस पोएट या राइटर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाए कि जिनके बारे में भी मैं बताने वाला हूँ वो किस तरह के थे, किस नेचर के थे, किस माइंडसेट के थे। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी है इसको हम लोग देखते हुए चलते हैं। इज वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। born in Mumbai to Ben Israel Jewish, यानी Ben Israel मीन्स चिल्ड्रन ऑफ इसराइल। यानी एक इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं कि हु इज नोन एज द बेन इजराइल पोएट। तो इसका राइट आंसर होता है निसीम इज़ेकियल। जाहिर सी बात है ये मुंबई में पैदा होते हैं। बेन इजराइल ज्यूइश कम्युनिटी है जो कि मुंबई में रहती है और इसका लिटरल मीनिंग होता है बेन इजराइल का चिल्ड्रन ऑफ इजराइल फैमिली। ही बॉट अ यूनिक कल्चरल पर्सपेक्टिव टू इंडियन लिटरेचर। और जाहिर सी बात है एक ज्यूइश कम्युनिटी से बिलोंग करने के नाते इनके एक्सपीरियंसेस काफ़ी अलग थे। इनका अपना खुद का कल्चर काफ़ी अलग था। और जब बात आती है ब्लेंडिंग ऑफ कल्चर्स की तो वहाँ पे कुछ नई चीज़ें निकल के आती हैं। जिस तरह से इन्होंने मुंबई के अर्बन सोसाइटी को, कल्चर को ऑब्जर्व करके चीज़ों को अपनी पोइट्री में लिखा है वो काफ़ी बेहतरीन है। एक यूनिक कल्चर की बात हो रही है। यूनिक इसलिए क्योंकि ये अपने खुद के कल्चर और इंडियन कल्चर को काफ़ी मिक्सअप देखते हैं और उससे बहुत कुछ इन्होंने सीखा भी। ब्लेंडिंग हिज ज्यूइश हेरिटेज। जाहिर सी बात है ज्यूइश हेरिटेज है, जैसे कि हम सब जानते हैं इजराइल जो है जहाँ पे ज्यूइश कम्युनिटी के लोग रहते हैं और मुंबई में एक तरह से इनका एक अपना हब है जहाँ पे ये लोग रहते हैं। कॉस्मोपॉलिटन अपब्रिंगिंग। जाहिर सी बात है इनकी अपब्रिंगिंग जो है, यानी जो पैदा ही हुए मुंबई में बिग सिटी में, कॉस्मोपॉलिटन सिटी में, तो इनकी अपब्रिंगिंग वहाँ होती है। एंड इंटीमेट नॉलेज ऑफ इंडियन सोसाइटी। और इन्होंने इंडियन सोसाइटी को काफ़ी करीब से देखा, वहाँ के लोगों को, वहाँ के कल्चर को अच्छे से समझा। एजुकेटेड इन इंडिया एंड इंग्लैंड। अब जाहिर सी बात है इनकी एजुकेशन जो है दो जगह हुई है, एक इंडिया और इंग्लैंड में। एजिकल रिटर्न टू इंडिया कमिटेड टू शेपिंग अ डिस्टिंक्टिव इंडियन वॉइस इन इंग्लिश। और जब वो वापस आते हैं इंग्लैंड से पढ़कर तो उन्होंने एक तरह से इंडियन वॉइस को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक वो सफल भी हुए। एजिकेल्स पोइट्री इज मार्क्ड बाय अर्बन रियलिज्म। अब इनकी पोइट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उसको देख लेते हैं कि इनकी पोइट्री बेसिकली क्या है, अर्बन रियलिज्म को दिखाती है। यानी सिटी लाइफ के अंदर जो भी कुछ चीज़ें हैं, क्या हो रहा है, कैसे लोग बिहेव करते हैं पार्टीज वगैरह में, कैसे अपने को शो ऑफ करते हैं, एंड जो भी चीज़ें वो अपने आसपास देख रहे थे उसको उन्होंने एग्जैक्टली अपने पॉइंट्स में उतारने की कोशिश की। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर पे इनका काफ़ी फोकस रहा है। एंड सटल आयरनी। और इन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए उन्होंने जो सबसे बड़ा टूल होता है, पोइट्स का जो सबसे बड़े टूल्स में से एक है, जैसे ह्यूमर, आयरनी, पैथोस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन नेचर की वो बात करते हैं। तो सटल आयरनी का यूज करके इन्होंने अपनी बातों को बताने की कोशिश की। He frequently explored themes such as family relationships, identity crisis, social convention, existential anxiety, and the tension between tradition and modernity.
यानी ट्रेडिशन और मॉडर्निटी दोनों के बीच के जो क्लैश होते हैं, इसको इन्होंने अपनी पोएम्स में दिखाने की कोशिश की। और भी कुछ थीम्स हैं, जैसे फैमिली रिलेशनशिप। अक्सर हम जानते हैं कि अर्बन या सिटीज में किस तरह से फैमिली रिलेशनशिप होते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस क्यों है? क्योंकि क्राइसिस कब आती है? जब दो आइडेंटिटी यानी अपनी खुद की आइडेंटिटी किसी दूसरे के साथ जब हम अटैच करने की कोशिश करते हैं और वहां पे हम फेलियर होते हैं, तो वहां पे क्राइसिस दिखती है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये ज्यूइश कम्युनिटी से थे, तो वहाँ अपने उनके कल्चर अलग हैं, उनका अपना तरीका अलग है। और ये जब इंडियन कल्चर में मिक्सअप होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस तो देखने को मिलती ही होगी। और सोशल कन्वेंशंस की भी बात करते हैं। एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी यानी अपने अस्तित्व के लिए जब इंसान काफ़ी स्ट्रगल करता है, तो वहाँ पे एक एंजाइटी पैदा होती है, जिसको हम एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी कहते हैं। ये इनकी पॉइंट्स में देखने को मिलता है। एंड टेंशन, क्योंकि ट्रेडिशन और मॉडर्निटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ट्रेडिशनल वे में अभी भी शहरों में, गाँव में लोग जो हैं अपने तरीके से लाइफ को जीते हैं। वहीं मॉडर्निटी क्या कहती है? ट्रेडिशन को खारिज करती है, यानी उसको डिस्कार्ड करती है। तो यहाँ पे क्लासेस होंगे। ट्रेडिशन जो है मॉडर्निटी को जो है उसको डिस्कार्ड करता है, और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी जक्सटापोजिशन सिचुएशन है। तो ये सारी चीजें भी इनकी पोएम्स में देखने को मिलती हैं। Ideologically, Ezekiel believed that Indian English literature should reflect Indian experience authentically। और इनका मानना था कि अगर आप इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में कुछ दिखाना चाहते हैं, तो वो चीज़ क्या होगी? इंडियन एक्सपीरियंस ऑथेंटिकली, यानी आपको चीज़ों को प्योरिटी के साथ जो है दिखाना पड़ेगा। उसमें ज़्यादा कुछ भी बटरिंग की आवश्यकता नहीं है। जो भी आप देखते हैं उसको आप ऑथेंटिकली चीज़ों को दिखाइए, रादर देन मिमिक ब्रिटिश लिटरेरी मॉडल्स। वो कहते हैं कि ब्रिटिश लिटरेचर की मिमिक्री करना बंद करना चाहिए, और उनका अपना तरीका अलग होता है, हमारे तरीके अलग हैं, हमारे अपने कल्चर हैं, हमारे अपने लोग हैं। तो हम उनकी तरह बनकर, यानी मिमिक्री, जो होमी भाभा का एक बहुत ही फेमस टर्म है, हमें मिमिक्री नहीं करनी चाहिए, कॉपी नहीं करना चाहिए। He advocated a modern, disciplined approach to English poetry while emphasizing clarity, humor, critical engagement with society। उन्होंने कहा कि चीज़ें जो हैं आपको सोसाइटी के अंदर इंगेज होना चाहिए। अगर आपको सच में चीज़ों को दिखाना है, तो आपको क्रिटिकल इंगेजमेंट होना चाहिए। कहाँ पे? सोसाइटी में। यानी आप उसको क्रिटिसाइज करिए, जो चीज़ें गलत हैं तो गलत हैं, और सही है तो सही है। इस तरह का बिहेवियर पोइट्स के अंदर होना चाहिए। हिज मेजर इंडिविजुअल वॉल्यूम्स, कुछ इंपॉर्टेंट इनके वॉल्यूम्स हैं, फेमस हैं। ए टाइम टू चेंज 1952 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका वॉल्यूम है, कलेक्शन है पोएम्स का। 60 पोएम्स 1953 में आता है, एंड द थर्ड 1959 में, द अनफिनिश्ड मैन 1960 में। ये सारे इंपॉर्टेंट इनके कलेक्शंस हैं। द एग्जैक्ट नेम जो है 1965 में, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। एंड हाइम इन डार्कनेस 1976, एंड लैटर डे साम्स 1982 में भी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका पोइट्री कलेक्शन है। एंड ही वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं कुछ जो क्वेश्चन है, जो इस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, इसके बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या क्या हैं, या क्वेश्चंस क्या एक्सपेक्टेड हो सकते हैं? लाइक एनालाइज द रोल ऑफ सुपरस्टिशन, ट्रेडिशन, मॉडर्निटी इन एजिकियल्स नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। चूंकि हमारी जो पोएम है आज की, जिसपे क्वेश्चन बेस्ड है, वो है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ये काफी फेमस है, निसिम एजिकल की काफी फेमस पोएम है, जिसमें कहा जा रहा है कि एनालाइज करने के लिए, यानी चीजों को आपको क्रिटिकल एनालाइज करना है। किस चीज का? रोल ऑफ सुपरस्टिशन, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। ये तीन चीजों को आपको एनालाइज करना है कि इनकी पोएम्स में वो कहाँ दिखती हैं और क्या क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? जैसा एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, यानी टाइटल जो क्या कह रहा है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या महत्व है, क्यों नाम दिया गया है एजिकेल के द्वारा। कमेंट ऑन एजिकेल्स यूज ऑफ आयरनी, ह्यूमर इन पोर्ट्रेइंग ह्यूमन बिहेवियर। और आपको कमेंट करना है इनके आयरनी पे और ह्यूमर पे, जो कि इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को दिखाया है कहाँ, इस पोएम में। क्योंकि टाइटल क्या कहता है? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। अब स्कॉर्पियन जो है वो नाइट में अक्सर ऐसे टाइम में निकलता है, ऐसे सीजन में निकलता है, जैसे रेनी सीजन है, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जब जो है उसके लिए फेवरेबल टाइम होता है। तो अक्सर हम देखते हैं गांव में ऐसे मोमेंट में जो है अक्सर स्कॉर्पियन हमारे घरों के सामने आ जाते हैं, या घर के अंदर ही निकल जाते हैं, और वो स्टंग कर लेते हैं। तो ऐसे में काफ़ी
चीज़ें जो हैं बहुत ही कैओटिक हो जाती हैं। पोएम के क्वेश्चन को भी हम लोगों ने देख लिया है कि क्वेश्चंस क्या एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, बट बिफोर दैट कुछ बैकग्राउंड ऑफ द पोएम के बारे में भी हमें जानकारी रखनी चाहिए कि ये पोएम निसे मैजिकल ने क्यों लिखी है, उसके पीछे का क्या कारण है। तो कुछ एग्जैक्टली जो पॉइंट होंगे उसको हम लोग देखते हुए चलेंगे, ताकि आपको आंसर बताते समय जब मैं चीज़ों को समझाऊं तो आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं। तो निसिम एजिकल्स पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन हिज 1965 पोइट्री कलेक्शन टाइटल द एग्जैक्ट नेम। अब ये एग्जैक्ट नेम जो कलेक्शन है एजिकल का, जो कि 1965 में पब्लिश होता है, ये पोएम जो है उस कलेक्शन का एक पार्ट है जिसका नाम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल। अब ये जो इंपॉर्टेंट है कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है एजिकल की। क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को इसमें दिखाया है, जो कि ये एक्सपीरियंस कर चुके थे। द पोएम इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट फ्रॉम एजिकल्स चाइल्डहुड, चूंकि उनके बचपन में ये सच की घटना घटती है और जिसको इन्होंने ये इस पोएम के थ्रू जो है दिखाने की कोशिश की है। व्हेन हिज मदर वाज स्टंग बाय स्कॉर्पियन, जहां पे वो बचपन में जब देखते हैं कि उनकी मदर को एक स्कॉर्पियन ने क्या कर लिया, स्टंग कर लिया, यानी डंक मार दिया ऑन ए रेनी नाइट इन ए स्मॉल इंडियन विलेज। जब ये गांव की साइड रहते थे, यानी गांव में रहा करते थे, तो ये इंसिडेंट होता है कि उनकी मदर को एक स्कॉर्पियन ने स्टंग कर लिया और उसके बाद वो क्या सिचुएशन बनती है वो बताते हैं। द पोएम इज सेट द पोएम इज सेट अगेंस्ट रूरल इंडियन बैकड्रॉप, यानी कि एक होता है अर्बन और दूसरा होता है रूरल। तो रूरल इंडियन बैकड्रॉप को ये पोएम काफी अच्छे से दिखाती है कि गांव में लोग कैसे रहते हैं। अगर कोई इंसिडेंट इस तरह का हो जाता है कि किसी स्कॉर्पियन ने किसी को डंक मार दिया, तो ऐसे सिचुएशन में लोग क्या करते हैं, गांव के लोगों का जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा, और इसका एग्जैक्टली पोर्ट्रेल जो है इस पोएम में इन्होंने किया है। द पोएम इज सेट अगेंस्ट द रूरल इंडियन बैकड्रॉप इमीडिएटली आफ्टर हैवी मानसून रेन। और खास करके मैंने बताया कि जैसे सांप वगैरह या बिच्छू वगैरह, ये सारे जो चीजें जो हैं बरसात के समय में ज्यादा निकलती हैं घरों में, which have forced the scorpion to seek shelter inside the house, क्योंकि इनको जो है अपने को शेल्टर पाना है, यानी एक ऐसे आश्रय की जरूरत है जहां पे ये किसी घर के किसी कोने में बहुत सेफ फील कर सकें। और ऐसे में क्या होता है कि हम देखते हैं कि कच्चे घरों में लोग अक्सर आना जाना करते हैं, और ऐसे में जो है इस तरह के इंसिडेंसेस हो जाते हैं कि स्कॉर्पियन या स्नैक्स वगैरह बाइट कर लिया जाए। थ्रू दिस इंसिडेंट एजिकल प्रेजेंट अ विविड पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन विलेज लाइफ। और इस पोएम के थ्रू उन्होंने एग्जैक्टली ट्रेडिशनल इंडियन विलेज लाइफ को दिखाया है कि क्या होता है ऐसी सिचुएशन में जब ऐसे कोई घटना घटती है। वेयर पीपल रिलाई हैविली, जो बताते हैं कि जहां लोग जो हैं बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं सुपरस्टिशन पे, यानी गांव में एजिकल बताना चाहते हैं कि गांव में सुपरस्टिशन जो है वो काफी हावी है, काफी ज्यादा प्रिवेलिंग है। रिलीजियस रिचुअल्स काफी होते हैं जो कि वो करते हैं। ऐसे मोमेंट में भी वो डॉक्टर के पास न ले जाकर कुछ अपना ही इलाज करने लगते हैं। कम्युनल बिलीफ, यानी जो कम्युनिटी के बिलीफ होती हैं जिसमें वो अपने तरीके से चीजों को देखते हैं, रादर देन मॉडर्न मेडिसिन, ना कि वो मॉडर्न मेडिसिन के लिए जाते हैं, यानी डॉक्टर को इलाज के लिए जाते हैं। पहले तो वो घर पे खुद इलाज करना चाहते हैं कि ऐसे करेंगे तो जहर बाहर निकल जाएगा। विलेजर्स गैदर राउंड द पोएट्स मदर। अब सिचुएशन क्या बनती है कि उनकी मदर को एक स्कॉर्पियन ने स्टंग कर लिया। अब सारे गांव वाले जो हैं उनकी मदर के सामने इकट्ठा हो जाते हैं एंड ऑफर फॉक रेमेडीज, यानी जो भी उनकी अपनी रेमेडीज है गांव की, उनकी अपनी कल्चरल जो रेमेडीज हैं, जो भी मान्यताएं हैं, प्रेयर करते हैं, यानी वो जाहिर सी बात है प्रार्थनाएं करने लगते हैं। मोरल एक्सप्लेनेशन, और कुछ कुछ लोग तो कहानियां बताने लगते हैं, नैतिकता की बातें कि अरे ऐसा हुआ तो बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो रेमेडीज अपनी करना या प्रेयर करना या फिर एक्सप्लेनेशन देना। बिलीविंग दैट सफरिंग क्लींस, अब यहाँ पे वो क्या देते हैं कि ये जो सफरिंग है उनकी मदर की, जो पेन हो रहा है, जिससे कि क्लींस पास्ट सिंस और प्रोटेक्ट द सोल इन फ्यूचर लाइफ्स। अब वो अलग तरीके से अपनी चीजों को बताना शुरू करते हैं, अपनी अलग ही फिलॉसफी अपने लोगों के सामने रखते हैं कि ये जो सफरिंग उनकी मदर को हो रही, जो पेन हो रही है आफ्टर द स्टंग ऑफ स्कॉर्पियन, तो इससे क्या होगा, फ्यूचर में जो कुछ चीजें हैं या उनका जो भी पाप है, पास्ट का जो सिन है, वो सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी पाप धुल जाएंगे, ऐसा वो मानते हैं। और उनकी जो सोल है वो काफी प्रोटेक्टेड रहेगी फ्यूचर में। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि स्कॉर्पियन ने उनको
काटा है। इज़ेकियल कॉन्ट्रास्ट दिस ब्लाइंड फेथ, और ऐसा मानते हैं कि ये तो ब्लाइंड फेथ है, ऐसा कुछ होता नहीं है, विथ फादर्स रैशनल अप्रोच। अब इस पोएम में इनके फादर की एक रैशनल अप्रोच दिखती है, जहां पे वो फादर कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, कुछ मेडिसिन दिलवानी चाहिए, ऐसे में ऐसी सिचुएशन में डेथ भी हो सकती है। एज ही ट्राइज प्रैक्टिकल मेथड्स लाइक यूजिंग पैराफिन एंड मेडिसिन। अब उनके फादर चूंकि रैशनल हैं, काफी साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड के हैं, तो वो पैराफिन का यूज करते हैं, मेडिसिन का यूज करते हैं। However, even these modern methods fail to bring immediate relief, चूंकि इन सारी चीजों से भी उनको, उनकी मदर को रिलीफ नहीं मिलता है जब तक कि प्रॉपर इलाज डॉक्टर के सामने न हो। एट द एंड ऑफ द पोएम, अब पोएम के अंत में क्या होता है, द फोकस शिफ्ट टू मदर्स सेल्फलेस लव। अब यहाँ पे एजिकल बताना चाहते हैं कि अंत में पोएम के मदर की जो जितनी भी पेन है, जितनी भी सफरिंग है, वो भूल जाती हैं। अब मदर को जो है उनका अपना सेल्फलेस लव याद आता है, एज सी थैंक गॉड, क्योंकि वो तो गॉड को ही थैंक कर रही हैं कि कम से कम किसी स्कॉर्पियन ने उनको डंक मारा, और द स्कॉर्पियन बिट हर एंड नॉट हर चिल्ड्रन। और ये क्यों ऐसा थैंक कहती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर स्कॉर्पियन ने उन्हें नहीं स्टंक किया होता तो शायद उनके बच्चे को काट लेता या बाइट कर लेता। तो ऐसी सारी समय में, ऐसी चीजों में वो गॉड को ही थैंक कहती हैं, जबकि लोग क्या करते हैं, इसके उल्टे करते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, लोग क्रिटिसाइज करते हैं गॉड को, और चीजों को देखते हैं कि काफी सफरिंग हो रही है। दिस मोमेंट हाईलाइट्स द थीम ऑफ मैटरनल सेक्रीफाइस, और ये बताती है कि माँ की क्या सेक्रीफाइस होती है, यानी इतनी चीजें होने के बाद भी वो गॉड को थैंक कह रही हैं, अपने सारे पेन को वो झेलने के बाद भी, और यही होती है माँ का सेक्रीफाइस यानी बलिदान की, ऐसा वो सोचती हैं। विच राइजेज अबव बोथ सुपरस्टिशन एंड रैशनैलिटी, जो कि किसी भी सुपरस्टिशन और रैशनैलिटी से सबसे ऊपर है। वो क्या है, माँ के सेक्रीफाइस, यानी उनका अपना जो मातृत्व जिसको कह लीजिए, मदरली अफेक्शन जो बच्चे के प्रति, वो किसी भी सुपरस्टिशन और किसी भी रैशनैलिटी साइंटिफिक चीजों से सबसे ऊपर है और बहुत ही प्योर है। चूंकि हम लोगों ने क्वेश्चन को देख लिया था कि क्वेश्चन में एनालिसिस के बारे में बताया गया है, मॉडर्निटी ट्रेडिशन के बारे में। आंसर को देख लेते हैं। आंसर हमारा होगा, Nissim नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन एग्जामिन्स द इंटरप्ले ऑफ सुपरस्टिशन, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। यहाँ पे तीन जो एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में एजिकल ने नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में बहुत अच्छे से चीजों को दिखाया है। इंटरप्ले क्या होता है, वन आफ्टर अनदर, यानी एक चीजें आती हैं, दूसरी जाती हैं, फिर तीसरी आती हैं, तो ऐसे करके जो है इंटरप्ले चलता रहता है और एक के बाद एक चीजें आती रहती हैं। उसमें क्या है, सुपरस्टिशन की भी बातें होती हैं, ट्रेडिशन की भी बातें होती हैं, एंड मॉडर्निटी की भी बातें इस पोएम में होती हैं। इन रूरल इंडियन लाइफ, और खास करके कहा रूरल इंडियन लाइफ में, यानी कि गांव के क्षेत्र में। द पोएम नैरेट्स, अब ये पोएम नैरेट्स क्या करता है, द स्कॉर्पियन स्टिंग ऑन द पोएट्स मदर, जैसा कि मैंने बताया कि एक स्कॉर्पियन जो है उनकी मदर को स्टिंग करता है। वेयर द विलेजर्स सुपरस्टिशंस प्रैक्टिसेस डोमिनेट, अब जहां पे गांव के लोगों की जो अपनी प्रैक्टिसेस हैं, जो उनकी अपनी मेडिसिन, जो थेरेपी है या फिर वेज ऑफ ट्रीटमेंट कह लीजिए, वो सारी चीजें सामने निकल कर आती हैं। कहते हैं ना कि लोग इंतजार करते हैं अपनी कला को दिखाने के लिए, तो ये ऐसा मोमेंट है कि जिसमें किसी को पेन हो रही है, दर्द हो रहा है, वैसे में गांव के लोग जो है अपने अपने तरीके से, जादुई कलाबाजी से, अपने अपने मोरल एक्सप्लेनेशन से, कुछ फिलॉसफी से चीजों को देखना शुरू करते हैं। अब ये डोमिनेट क्या करती हैं गांव के लोगों की चीजें, देखिए, द पेजेंट्स केम लाइक स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज। अब ऐसे में क्या होता है, जैसे ही गांव के लोगों को पता चलता है कि ये ऐसा मोमेंट आ गया है कि पोएट की मदर को जो है एक स्कॉर्पियन ने डंक किया है, तो गांव के लोग जितने भी हैं वो सारे जो हैं, जैसे लगता है झुंड में, स्वॉर्मिंग का मतलब होता है एकदम एक साथ जो है, एक मक्खियों की तरह, जैसे मक्खियां जो है किसी गुड़ पे या फिर किसी मिठाई वाली चीज पे भन भनाती रहती हैं, या मधुमक्खी की बात कर रहे हैं, तो ये सारे जो हैं एक साथ आना शुरू कर देते हैं उनके घर पे, एंड बजिंग शुरू कर देते हैं, मधुमक्खियों की तरह बजिंग शुरू कर देते हैं, द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम, और आते ही सारे लोग एक साथ जो है क्या करते हैं, भगवान का नाम 100 बार या 100 बार लेना शुरू कर देते हैं। जो भी जितने लोग आते हैं सारे लोग, दे परफॉर्म रिचुअल्स, और अपनी जो रिचुअल्स हैं उसको परफॉर्म करते हैं। स्प्रिंकल पाउडर, कुछ तो पाउडर का छिड़काव करते हैं वो उस जगह पे जहां पे उसने डंक किया है,
चैंट इनकेंटेशन और चैंटिंग शुरू कर देते हैं, जैसे भजन कीर्तन की कुछ या मंत्र जो होते हैं वो शुरू कर देते हैं। दे स्प्रिंकल पाउडर एंड स्वॉर्म एंड इनकेंटेशंस, और ये पोएम की लाइन है, वो स्प्रिंकलिंग शुरू कर देते हैं पाउडर का, एंड स्वॉर्म एंड सॉरी वॉर्म्स एंड इनकेंटेशन शुरू कर देते हैं। रिफ्लेक्टिंग ब्लाइंड फेथ, और ये क्या दिखाता है, उनका अपना ब्लाइंड फेथ दिखाता है, एकदम अंधविश्वास दिखाता है कि उनका ये मानना है कि किसी डॉक्टर के पास या मेडिसिन से ये चीजें हल नहीं होंगी, ठीक नहीं होंगी, बल्कि उनका अपना जो ब्लाइंड फेथ है, जिसमें कह सकते हैं उनका परम विश्वास है कि ये सारे काम करने से या स्वॉर्मिंग करने से, इनकेंटेशन से, पाउडर के स्प्रिंकलिंग से, गॉड का नाम लेने से, एंड इनहेरिटेड ट्रेडिशन, जो भी उनकी अपने ट्रेडिशन है, जो कि एक कल्चरल, एक जनरेशन बाय जनरेशन चला आ रहा है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें ठीक हो जाती है, ऐसा उनका ब्लाइंड फेथ है। इन कॉन्ट्रास्ट, अब इसके कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है, द पोएट ऑब्जर्व, जो पोएट हैं वो बचपन में देखते हैं कि उनके साथ क्या, वो सारी चीजें देखते हैं, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, क्वाइटली, बहुत सावधानी से, रिप्रेजेंटिंग मॉडर्निटी एंड रैशनैलिटी, जबकि पोएट जो हैं मॉडर्निटी और रैशनैलिटी में विश्वास करते हैं, उनका गांव के किसी भी ब्लाइंड फेथ में विश्वास या फिर किसी भी ट्रेडिशन में या रिचुअल्स में विश्वास नहीं है। नोटिस करते हैं पोएट क्या, द इवेंट विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द पैनिक, और वो चूंकि इवेंट में बहुत पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो दूर से ही चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। द टाइटल नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज सिग्निफिकेंट एज इट सिचुएट्स द इंसिडेंट टेम्पोरली एंड सिंबॉलिकली, चूंकि ये पोएम काफी चीजों को दर्शाती भी है, बताती है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गांव में जो भी चीजें अभी चल रही भी हैं, वो सारी चीजें इन्होंने दिखाने की कोशिश की है, और इसके अंदर काफी सिंबॉलिक मीनिंग भी है, हाईलाइटिंग बोथ द थ्रेट ऑफ नेचर एंड द इंटेंस ह्यूमन रिएक्शन। थ्रेट ऑफ नेचर, जाहिर सी बात है, अगर आप स्नैक्स की बात करें या फिर स्कॉर्पियन की बात करें या अदर इंसेक्ट्स की बात करें जो कि काफी पॉइजनस होते हैं, तो ये भी हमारे आसपास रहते हैं, ये जाएंगे कहाँ, हमारे आसपास ही रहते हैं, हमारे घर के पास में रहते हैं, पेड़ों पे रहते हैं। एंड इंटेंस ह्यूमन रिएक्शंस, और इनका रिएक्शंस क्या होता है, अगर कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं अनहोनी, तो इसका ह्यूमन रिएक्शंस क्या होता है, ये इस पोएम में दिखाने की कोशिश की गई है। द नाइट्स एम्फेसाइजेस, अब ये चूंकि इंसिडेंट जो घटता है, जो घटना घटती है, स्कॉर्पियन अक्सर जो है रात के समय में बाहर निकलते हैं, और वो नाइट क्या एम्फेसाइज करती है, डार्कनेस एंड फियर, और रात को जो इन्होंने डार्कनेस और फियर से कंपेयर किया है। वाइल स्कॉर्पियन, यानी जो स्कॉर्पियन है, इवोक्स पेन एंड सुपरस्टिशन, तो दो चीजें हैं, एक नाइट और स्कॉर्पियन की बात हो रही है, तो पहली चीज क्या रिप्रेजेंट करती है, डार्कनेस एंड फियर, दूसरी जो है पेन, यानी जाहिर सी बात है आफ्टर स्टंग जो है क्या होगा, बहुत ज्यादा पेन होता है, और सुपरस्टिशंस को दिखाता है क्योंकि गांव के लोग जो हैं अपने तरीके से उसको ट्रीटमेंट करते हैं। इजिकेल यूजेस आयरनी, अब जाहिर सी बात है इस पोएम में वो आयरोनिकल तरीके से चीजों को पोर्ट्रे करते हैं, सटल ह्यूमर, कुछ ह्यूमरस चीजें भी दिखाते हैं, क्योंकि सिचुएशन बहुत ह्यूमरस नहीं है, लेकिन वो देखकर, लोगों के रिएक्शंस को देखकर वो इसको ह्यूमरस बनाते हैं, टू डिपिक्ट ह्यूमन बिहेवियर, कि एक ह्यूमन बिहेवियर कितना कैसा हो सकता है, लोगों की अपनी अपनी कैसी सोच या अपने अपने बिहेवियर कैसे हो सकते हैं। वाइल द विलेजर्स पैनिक, क्योंकि गांव के लोग जो है पैनिक कर जाते हैं, उनको लगता है कि अब क्या होगा, अपने अपने तरीके से वो सब अपना अपना जुगाड़ करना शुरू करते हैं। द मदर रिमेन्स कंपोज, लेकिन माँ जो है उनकी कंपोज रहती है, यानी बिना किसी पैनिक के रहती हैं, बहुत ही स्टैटिक रहती हैं। माई मदर ओनली नोडेड हर हेड, उनकी मदर जो है केवल सिर हिला रही हैं, यानी बहुत ज्यादा पैनिक नहीं हो रही है, चिल्ला नहीं रही हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिंग करेज, जो कि दिखाता है उनकी मदर का करेज एंड स्टॉइसिज्म, यानी मदर एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच गई हैं जिसको हम कह सकते हैं साधुवाद, यानी कि अब उन्हें किसी सुख और दुख की चिंता नहीं है, बहुत आराम से है, और ये जाहिर सी बात है बहुत ही करेजियस भी है। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द विलेजर्स फ्रैंटिक एक्शंस एंड मदर्स क्वाइट इंड्योरेंस क्रिएट बोथ एम्पैथी एंड कॉमिक रिलीफ, क्योंकि ये दोनों चीजें जो है कॉन्ट्रास्टिंग है, कि पहली तो चीज है कि जिसको किसी स्कॉर्पियन ने स्टंग किया है, बाइट किया है कह लीजिए, वो बहुत ही ज्यादा स्टैटिक है, वो बहुत कूल एंड काम है, बल्कि उससे ज्यादा पैनिक तो गांव वाले हैं जो देख रहे हैं, उनके अपने अपने अलग अलग रिएक्शंस हैं, अपने अपने तरीके से वो चीजों को देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशंस भी हो जा रही है कि विलेजर्स की अपनी फ्रैंटिक एक्शंस को दिखा रहे हैं, और मदर जो है वहां पे जिसको सबसे ज्यादा पेन है, सफर कर रही है, वो बल्कि उनके प्रति एक दया आ रही है, और कॉमिक रिलीफ है कि चलो जिसको प्रॉब्लम में जो है वो उतना पैनिक नहीं हो रहा है, तो अच्छी बात है कि उनको कुछ नहीं होने वाला है।
अब यहाँ पे कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। क्रिटिक क्या कहते हैं? Critics like K.R. Srinivasa Iyengar observe that Ezekiel's genius lies in his blending of realism, cultural observation and gentle irony। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया इंट्रोडक्शन में कि इनकी पोएम्स में बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग यानी रियलिज्म की एंड कल्चरल ऑब्जर्वेशन की देखने को मिलती है। एक जेंटल आयरनी, बहुत प्यार से चीजों को बताने की कोशिश करते हैं। टर्निंग अ लोकल इंसिडेंट इनटू अ रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन नेचर, जो कि लोकल है, जो कि गांव का एक इंसिडेंट होता है, लेकिन इसके बाद इस इंसिडेंट को इन्होंने एक अच्छे तरीके से, ह्यूमरस तरीके से ह्यूमन नेचर को बताने की कोशिश की है कि ह्यूमन नेचर कैसा होता है। वो अपने अपने तरीके को छोड़ नहीं सकते हैं, अपने रिचुअल्स को भूलना नहीं चाहते हैं, अपने ब्लाइंड फेथ को वो भूलना नहीं चाहते हैं। द पोएम अल्टीमेटली, लास्ट में पोएम क्या दिखाती है? जक्सटापोजेस यानी कि ऑपोजिट, यानी कि दोनों अलग अलग चीजें, क्या? सुपरस्टिशन और रैशनैलिटी। एक तरह गांव वाले सुपरस्टिशियस हैं और जबकि उनके फादर रैशनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि अपने तरीके से वो चीजों को देखते हैं। केओस, जाहिर सी बात है ऐसे मोमेंट में केओस यानी दुर्व्यवस्था फैल जाती है। माँ जो है करेजियस हैं, ट्रेडिशन भी दिखाया गया है, मॉडर्निटी भी दिखाई गई है, सेलिब्रेटिंग मैटरनल फोर्टिट्यूड एंड ह्यूमन रेजिलियंस। मदर की फोर्टिट्यूड को भी दिखाया गया है और ह्यूमन रेजिलियंस को भी इस पोएम के अंदर दिखाया गया है। क्योंकि पोएम के अकॉर्डिंग या फिर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैंने आंसर को 200 वर्ड में इसको बताने की अच्छे से कोशिश की। आई होप कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होंगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और देखते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।